Hello friends, myself Mahesh Kumar and welcome again in my YouTube channel EduPhysica. In previous class we have discussed about the Coulomb's law and the vector representation of Coulomb's law, points related to Coulomb's law, and also we have solved a question. Today we will go our next topic and the next topic is principle of superposition. What is the principle of superposition? इसके बारे में देखते हैं हम लोग। और साथ ही यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको आज का वीडियो समझने में आसानी रहे। ओके बच्चों, तो करते हैं अपन स्टार्ट। हमारा वीडियो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा और कूलॉम्स लॉ में हमने देखा कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम उससे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वहां पर हम सिर्फ दो ही पॉइंट चार्जेस की बात किया करते थे। सिस्टम में दो ही पॉइंट चार्ज हुआ करते थे, बट ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि हर जगह सिस्टम में दो ही पॉइंट चार्जेस अवेलेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो? प्रेजेंट हो। तो उस वाली कंडीशन में हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कैसे फोर्स कैलकुलेट करें। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस वहां पर प्रेजेंट हैं तो भैया जो एक चार्ज जाके बैठ गया है वो कहेगा कि ये वाले चार्जेस सिर्फ मेरे पर फोर्स लगाएंगे, बाकी बचे हुए मेरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। सारे जो भी प्रेजेंट है वो सारे के सारे उस पर फोर्स लगाएंगे। तो अब हम उनको उस चार्ज पर आने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो भी सिस्टम में प्रेजेंट चार्ज है उनकी वजह से, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहां पर देखते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि अगर सिस्टम में आपके पास एक चार्ज है, सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से, तो वो कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाई ऑल चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब यह है कि किसी एक क्यू नोट पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्यू नोट पर किसकी वजह से फोर्स आएगा? Q1 की वजह से। तो इसकी वजह से जो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 फोर्स लगाएगा, Qn फोर्स लगाएगा, सब फोर्स लगाएंगे, जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं सब फोर्स लगाएंगे। तो उन सब का हमें क्या करना है? वेक्टर सम करना है। क्या बोलता है कि जैसे मैं एक सिस्टम अज्यूम करता हूं, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। लेट सपोज दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस x, y एंड z and a charge q naught is present in this system and the position vector of q naught is r naught vector, and the another charges which are present in this system, these are q1, q2, q3 and dot dot qn, and the position vector are r1 vector, r2 vector, r3 vector and dot dot rn respectively. So when we calculate the force due to q1 on q naught, we will apply the Coulomb's law, but before applying the Coulomb's law आपको क्या पता होनी चाहिए? दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। अभी हम r1 को नहीं ले सकते, r2 को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब अपन q नोट पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे q1 की वजह से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए या फिर इन दोनों के बीच की पोजीशन हमें चाहिए। तो वो वाली डिस्टेंस मैंने यहां पर ले रखी है r01 वेक्टर, यानी कि 1 के रेस्पेक्ट में Q1 के रेस्पेक्ट में Q नोट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब Q1 जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज मैंने अज्यूम कर रखे हैं, तो उस वजह से रिपल्सन आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन F01 किधर होगी? अवे फ्रॉम द Q1। ठीक है, अब ऐसे ही Q नोट भी क्या करेगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन और दोनों के बीच की डिस्टेंस R02 और इसी लाइन के अलोंग F02 वेक्टर, ऐसे ही F03, ऐसे ही Q1 की वजह से F0n वेक्टर, यहां पर फोर्स आ जाएगा। और एक चीज मैं यहां पर बता दूं कि जब हम ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने एक जगह तुम लोगों को बता दिया था कि दूसरे चार्जेस का इंटरेक्शन नहीं होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, है ना। तो अब हम
Q0 पे अगर नेट फोर्स लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो क्या होगा कि Q0 पर सबसे लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम। तो Q1 से लगने वाले फोर्स कौन सा है, F01 वेक्टर। Q2 से लगने वाला कौन सा है, F02 वेक्टर। Q3 से लगने वाला कौन सा है, F03 वेक्टर। ऐसे ही डॉट डॉट N से लगने वाला कौन सा है, F0N वेक्टर। तो ये फोर्स यहां पर लग जाएगा। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल F01 वेक्टर क्या है, Q1 और Q0 के बीच का फोर्स है, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q1 पे है, Q0 पे है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R01 वेक्टर मोड का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग टू R01 वेक्टर है, तो R01 कैप यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द F02 एंड इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 Q2 R02 वेक्टर मोड स्क्वायर R02 कैप, and for the F03 it will be 1/4 pi epsilon naught Q0 Q3 upon mode of R03 वेक्टर का क्यूब R03 कैप प्लस डॉट डॉट। for F0n वेक्टर 1/4 pi epsilon naught Q0 Qn upon mode of R01 वेक्टर का स्क्वायर R0n कैप। अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा छोटा करें तो समेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो नेट फोर्स ऑन द Q नोट विल बी F वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q नोट। Q नोट इज द कॉमन टर्म, सो वी कैन टेक इट आउट एंड ऑल्सो वी कैन टेक इट ऑल्सो कैन, और हम क्या कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को बाहर ले सकते हैं, तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहां पर हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 Q3 जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे ही R01 R02 वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इसको I के टर्म में QI और मोड ऑफ R0I वेक्टर का स्क्वायर R0I कैप, और I का जो लिमिट है वो 1 से लेके कहां तक जाएगा, I = N तक। तो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हमें अगर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबके इंडिविजुअल फोर्सेस का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ओके बच्चों, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। मैं यहाँ पर जो अभी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड के विषय पे देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड वाले बहुत ही कम इसको पूछते हैं, बट जो बच्चे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो आप देखिए, इन Coulomb's law we have calculated the electrostatic force between 2 point charges which are placed at some distance. Here I have taken the 2 charges, the first one is Q1 and the second one is Q2, are placed at the distance small r. If in the first situation both charges may be in different situation, in the first situation I have taken the both charges in vacuum. The Q1 and Q2 are placed in vacuum at small distance, or we can say at distance r. Then the electrostatic force between Q1 and Q2 will be F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. ये हमने Coulomb's law के अंदर क्या किया था, पढ़ा था। बट इन सेकेंड सिचुएशन इफ आई put the Q1 and Q2 in a medium having the directly constant epsilon r, तो उस वाली कंडीशन में भी हमने देखो कैलकुलेट किया Fm is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r Q1 Q2 upon r स्क्वायर। तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी और कोई परेशानी नहीं थी, बड़ी इजी वे में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। थर्ड सिचुएशन क्या है, देखिए इन दोनों पॉसिबिलिटी के अलावा दो पॉसिबिलिटी और पॉसिबल है। इफ आई फिल द मीडियम पार्शियली then what will be the electrostatic force between Q1 and Q2? तो Q1 और Q2 के बीच में क्या फोर्स होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाली सिचुएशन में देखिए मैंने एक डायरेक्ट्रिक मीडियम समझ लो, या फिर मैंने एक मीडियम लिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, वो मैंने यहाँ पर इनके बीच में रख दिया है, और t लेंथ का मैंने यहाँ पर पुट किया है, और t जो है वो r से क्या है, छोटा है, तो पार्शियली मैंने यहाँ पर फिल किया है। इस वाली कंडीशन में अगर अपन फोर्स कैलकुलेट करें तो सिंपल फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये अगर अपन करते हैं तो ये क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि फिर तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां आर की जगह एक टर्म यूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव डिस्टेंस। क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस को मैं यहां पर एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस वाले केस में ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो क्या होगा, आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, ये इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी इसके बीच। इसका डेरिवेशन भी है, बट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने के लिए ये इनफ है। तो अब देखिए, ये अगर डिस्टेंस ना लेके, आर डिस्टेंस ना लेके इफेक्टिव डिस्टेंस अगर अपन लेते हैं, तो अब हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस वाली कंडीशन में अगर इफेक्टिव डिस्टेंस x की वैल्यू हमें पता है, तो अब थर्ड वाली सिचुएशन में जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर। ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। लास्ट सिचुएशन क्या है कि हम पार्शियली फिल नहीं कर रहे हैं, फुल्ली फिल कर रहे हैं, बट अलग अलग मीडियम से फिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही मीडियम, देखिए यहां पर तो हमने एक ही सिंगल मीडियम, होमोजेनियस मीडियम हो गया, एक ही टाइप का मीडियम हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर अलग अलग टाइप की मीडियम हम यहाँ पर यूज कर लें कि कुछ डिस्टेंस पे, जैसे मैंने यहाँ पर T1 डिस्टेंस पे एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम यूज किया है, और उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस उसमें मैंने एप्सिलॉन R2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम यूज किया है। तो इस वाली कंडीशन में जो इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर इफेक्टिव डिस्टेंस जो आएगी हमारी x इज इक्वल टू T1 रूट ऑफ एप्सिलॉन R1 प्लस T2 रूट ऑफ एप्सिलॉन R2 हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 अपॉन इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इफेक्टिव डिस्टेंस हमारे पास क्या है, T1 रूट ऑफ एप्सिलॉन R1 प्लस T2 रूट ऑफ एप्सिलॉन R2 का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ मीडियम्स यहाँ पर फिल किए हुए हो तो उस वाली कंडीशन में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, T1 एप्सिलॉन रूट एप्सिलॉन R1 प्लस T2 रूट एप्सिलॉन R2 प्लस T3 रूट एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट डॉट Tn रूट एप्सिलॉन Rn का होल स्क्वायर। तो n नंबर ऑफ मीडियम अगर डिफरेंट लेंथ पे अगर फिल किए हुए हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में क्या कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी सोल्व ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और बच्चों आप तो जानते ही हो कि फिजिक्स जो है वो बिना क्वेश्चन के कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने आते हैं फिजिक्स में तो आपने फिजिक्स सीखी है, अदरवाइज आपने फिजिक्स सीखी नहीं है, बस उसको रीड किया है। अभी देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ईच हैव चार्ज क्यू। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल क्यू है। आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 1 2 4 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट तक इनको रखा गया है। देन फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विच प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0। तब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पर रखे हुए चार्ज पर बचे हुए सारे चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है उस पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। यानी कि सिस्टम में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है जिनकी वजह से हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज जो कि x इज इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है उस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट इज द सिचुएशन, द सिचुएशन इज लेट सपोज हियर द x इज इक्वल टू 0, here the x is equal to 0 and the charge q naught is present here and the another charge is present is, suppose here is x is equal to 1, so another charge is present is here, this is also q. According to this question the infinite number of charges are present at different distance, so at x is equal to 2, here also q, x is equal to 4, this is the x is equal to 4, this is q, this is x is equal to 8 and this is q and so on up to infinite तक ऐसी एक सिचुएशन है। तो सबसे पहले हमें इनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इस पे q नोट पे।
तो सबसे पहले हमें फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी हम उनका वेक्टर सम कर पाएंगे। तो देखिए Q की वजह से Q पॉजिटिव, Q और ये भी Q भी पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 0 पे भी Q ही है, तो Q भी दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन फोर्स, तो ये फोर्स इधर आएगा, F1 बोल सकता हूं मैं इसको। मान लो x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 वाले की वजह से F2 आ गया, x इज इक्वल टू 4 वाले की वजह से भी आगे आ गया, F3 आ गया। ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, अप टू इनफाइनाइट वाले की वजह से भी आ रहा है, आगे तक फोर्स लग रहा है। तो ऐसे फोर्स लगते रहेंगे। हर एक चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, क्यों ही है, हर एक चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे इस पर फोर्स इधर रिपल्सिव टाइप का लगाएंगे। तो F1, F2, F3 में इनको मान अज्यूम कर लेता हूँ। तो इस पर F नेट जो फोर्स आएगा वो वेक्टर फॉर्म में हम ले सकते हैं। और अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सपोज करो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। तो ये F हमारे पास आ जाएगा, इसका वेक्टर सम हमें करना है F1, F2, F3 प्लस डॉट डॉट Fn। पहले मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ, डायरेक्शन सबकी सेम है, तो इसलिए हम वेक्टर सम के अंदर देखते हैं कि जब भी दो वेक्टर का हमें सम करना हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हम उनको नॉर्मल वे में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं भी वहां ऐसा ही कर रहा हूँ, सारे के सारे फोर्स एक ही लाइन के अलोंग एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn हो गया यहाँ पर। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 दोनों का वैल्यू Q है तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1। फिर प्लस F2 की हम बात करें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 2 हो जाएगी ना, या 2 का स्क्वायर ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं इसको, 4 ना बोल के 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। फिर ऐसे ही प्लस आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्या आ जाएगा हमारे पास बताइए, Q स्क्वायर अपॉन, और फिर ये जो x इज इक्वल टू 4 की हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 ही हो गई, बोलिए। तो यहां पर किसका स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर इसको सोल्व करने की। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो बाहर आ जाएगा, Q स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस आगे क्या रहेगा 1/4 का स्क्वायर प्लस आगे क्या रहेगा 1/8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे तक इंफिनिटी तक ये चलता रहेगा। अब हम देखिए इसको देखते हैं, तो ये क्या है, जीपी है, मैथ में आपने पढ़ा होगा एपी जीपी। तो जीपी के लिए जब इनफाइनाइट लेंथ की जीपी होती है तो उसके लिए जो सम अगर अपन देखते हैं एस इंफिनिटी, तो 1 क्या आता है, E/1 माइनस आर, क्या आता है E/1 माइनस आर। यहाँ पर आर जो है वो स्टेप रेशियो है, और स्टेप रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, nth टर्म अपॉन n माइनस 1th टर्म, यानी कि ये वाली टर्म nवी टर्म अगर कौन सी है, ये वाली टर्म है, तो इससे अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके पीछे वाली टर्म, ठीक है। तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कितनी आएगी 1/4 आएगी, कितनी आएगी, इसका स्टेप रेशियो कितना आएगा 1/4। और फिर हम इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, f वाले इस इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q स्क्वायर अपनी जगह रह जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप ए इज द फर्स्ट स्टेप, तो ये क्या हो जाएगा 1 में क्या आ जाएगा 1 माइनस स्टेप रेशियो क्या हो जाएगा 1/4। तो कितना आ गया ये, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को मैं k पुट कर देता हूं, तो KQ स्क्वायर तो ये रह गया ऐसे कैसे, ठीक है, KQ स्क्वायर तो ऐसे कैसे रह गया। अब 1/1 माइनस 1/4, तो ये कितना रह गया 3/4 तो 4/3 हो गया ये, बोलिए 4/3। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, F इक्वल टू 4/3 KQ स्क्वायर, और न्यूटन में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ में इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।